Good morning student, welcome to Gaya Guidance program. Myself Akash Anand, mathematics teacher, plus 2 high school both Gaya, going to continue the session of quadratic equation and complex number. देखिए पिछले क्लासेस में, पिछले 2 सेशंस में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बतलाया था, इमेजिनरी नंबर के बारे में बतलाया था और उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रा होते हैं उसके बारे में बतलाया था। आज के क्लास में जो हमारा एजेंडा होगा उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट फॉर्म की बात करेंगे। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस और आर्गुमेंट के बारे में सीखेंगे, कंजुगेट के प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड जो वेरियस प्रॉब्लम्स होंगे हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे और उससे आधारित कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन वेरियस फॉर्म, यानी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को वेरियस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन फॉर्म या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे आज, ठीक है। यानी आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए अब जो है हम लोग बोर्ड की सहायता से इसको समझेंगे। देखिए आप सभी को पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, या कभी कभी हम लोग ये भी लिखते हैं z इक्वल टू ए प्लस आयोटा, भी बात एक ही है। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि यहां पर x और y जो होता है वो रियल नंबर होता है और आयोटा इक्वल टू होता है ओवर रूट -1। तो इस तरह से हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 2 रियल नंबर के ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो कैसे लिखेंगे? आप सभी को पता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, रियल पार्ट होता है और ये जो पार्ट होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। लेकिन इमेजिनरी पार्ट ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयोटा लगा हुआ है। अगर इसमें आयोटा नहीं लगा हुआ रहे, सिर्फ बाय रहे, तब तो हम इसको भी रियल पार्ट बोल सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में है उसको हम एक्स वाई के ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख सकते हैं। अब यह प्रश्न उठता है ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर के बारे में भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि 2 नंबर्स हैं a और b 2 नंबर्स हैं जिसको हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखें, एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर या एक पैरेंथेसिस के अंदर। देखिए यहां पर एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम a और b को लिखे हैं, तो a जो है यहां पर फर्स्ट प्लेस पर है और b जो है यहां पर सेकंड प्लेस पर है। तो देखिए ये अगर हम a और b 2 नंबर्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं जहां a फर्स्ट प्लेस पर है और b सेकंड प्लेस पर है और इसको एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, एक पैरेंथेसिस के अंदर इसको बंद करते हैं, तब ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर का बहुत महत्व होता है, यानी a हमेशा फर्स्ट प्लेस पर रहेगा और b हमेशा सेकंड प्लेस पर ही रहेगा। अगर हम इस ऑर्डर को चेंज करके अगर b बाई a कर दें तो अब ये बिल्कुल डिफरेंट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये दोनों कभी बराबर नहीं होगा। यानी कि a और b और c और d अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर हैं तो इसको बराबर होने के लिए जरूरी होना चाहिए कि a c के बराबर हो और b जो है वो d के बराबर हो, ठीक है। तो उसी तरह से हम यह कह सकते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम लोग एक्स वाई के ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख सकते हैं। और हम लोग ऑर्डर्ड पेयर की बात क्यों की? क्योंकि अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, आज हम लोग इसको समझने के लिए ऑर्डर्ड पेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आप लोग मैथ में क्वाड्रेट ज्योमेट्री तो पढ़े ही हैं। तो क्वाड्रेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि किसी प्लेन में हम 2 लाइन खींचते हैं। अब देखिए ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है x डैश ओ एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं x एक्सिस, और एक वर्टिकल लाइन होता है y ओ y डैश, इसको हम लोग बोलते हैं y एक्सिस, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O होता है इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। और किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर रिप्रेजेंट करना होता है, मतलब हम कहते हैं कि किसी ये जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक प्लेन है और किसी इस प्लेन में हम किसी पॉइंट के पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक ऑर्डर्ड पेयर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P यहाँ पर हम लिखे हैं और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। इसका अर्थ क्या हुआ, ये P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। यानी
अगर पी पॉइंट से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पर, तो यहां से यहां तक का जो दूरी होगा वो एक्स होगा, और इस पी पॉइंट से हम वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो यहां से यहां तक का जो दूरी होगा वो वाई होगा। तो इस प्रकार से एक्स वाई यानी किसी भी ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट का, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से दूरी होता है, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी होता है। तो ऐसा हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं। तो यहां पर हम लोग यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि चूंकि एक्स हमारा रियल पार्ट है और वाई हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा जो है एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमेशा रियल एक्सिस पे आएगा, यानी एक्स एक्सिस को हम लोग इसको मानेंगे रियल एक्सिस, ठीक है। और चूंकि वाई कोऑर्डिनेट जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए वाई एक्सिस को हम लोग मानेंगे इमेजिनरी एक्सिस। तो देखिए यानी अब ये जो कार्टेशियन प्लेन है, यानी ये कुछ कोऑर्डिनेट प्लेन जो है अब ये बदल गया कॉम्प्लेक्स प्लेन में या आर्गेंट प्लेन में। यानी हम लोग अब ये कह सकते हैं कि वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गेंट प्लेन और इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो देखिए यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस है और एक्स एक्सिस जो है वो हमारा रियल एक्सिस है। तो अब यहाँ पर देखिए हमको अगर हमको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये मान लेते हैं कि P हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, P हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका जो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट का जो रिप्रेजेंट ये जो हुआ इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब हम लोग बात करते हैं इसके मॉडुलस की। मॉडुलस इसका हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए ये अभी तक तो हमने इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिए हैं, जैसे और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये है आपका एक्स डैश ओ एक्स है, यहाँ पर बाई ओ बाई डैश है। तो यहाँ पर आप देखते हैं ना कि यहाँ पर 1 2 3 4 सब पॉजिटिव होता है, इधर सब कुछ क्या होता है -1 -2 सब नेगेटिव होता है। ऊपर में 1 2 3 सब पॉजिटिव होता है और नीचे में -1 -2 -3 सब नेगेटिव होता है। तो अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट हम लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं, तो अब देखिए कि इसका दूरी यहाँ से यहाँ तक 2 है और इसका भी दूरी 2 है। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट भी 2 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 2 है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 2 + i2 है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक इसको हम लोग लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ डालें तो यहाँ -1 आया, यहाँ 3 आया, तो क्या हो गया ये -1 + 3 i हुआ। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो उसी तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम लोग अगर pxy एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ओरिजिन से, ये ओरिजिन O है, इस ओरिजिन से जो दूरी होता है इस P पॉइंट का, ये कहलाता है मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हुआ वो कोऑर्डिनेट के डिफिनेशन से क्या हो गया, x हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया y। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट M है और अगर हमको ये OP डिस्टेंस निकालना है तो अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम तो हम लगा ही सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, OP² = हम लोग लिख सकते हैं OM² + PM²। और देखिए ये जो एक्स वाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम लोग जेड से भी डिनोट करते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है आर, उसको हम मॉड जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर से भी करते हैं। अगर आर से करेंगे तो यहाँ R² बराबर क्या हो जाएगा, x² + y²। तो यहाँ से R का वैल्यू जो है √x² + y² आ गया, ठीक है। और इसी को हम लोग मॉड जेड भी बोल सकते हैं, = x² + y², ठीक है। यानी आप यहाँ से समझ लीजिए कि z = x + i कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉड z का वैल्यू होता है √x² + y², ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की भी बात की है। यानी हमने 2 काम कर लिया यहाँ पर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट भी कर दिया और हमने इसका मॉडुलस भी निकाल दिया है। अब देखिए इतना करने के बाद अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट की बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है। देखिए यहाँ पर अब ये डायग्राम आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए pxy जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला एक पॉइंट है। और इस P पॉइंट को जब ओरिजिन को जब मिलाते हैं तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक थीटा एंगल बन रहा है, एक इंक्लिनेशन बन रहा है। तो ये जो है ये थीटा जो है वो आर्गुमेंट कहलाता है। या एक तरह से कह सकते हैं कि इस लाइन का जो स्लोप है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बारे में पढ़े हैं,
तो स्लोप क्या होता है कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर कोई लाइन जितने एंगल से इंक्लाइंड होता है वो उसका स्लोप होता है। तो एक तरह से आर्गुमेंट क्या हुआ, एक स्लोप हो गया इस ओपी लाइन का, है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह से आर्गुमेंट निकाला जाता है। तो देखिए अब हम लोग इसको भी समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो है एक एक्सिस है एक्स ओ एक्स डैश और ये बाई ओ बाई डैश है। देखिए यहाँ पर ये पी पॉइंट है पी एक्स वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटो बाई को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट, और ये जो है इसके साथ एक्स एक्स के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये थीटा एंगल बना रहा है, तो आप देख लीजिए कि ये आपका एक्स है, सॉरी ये आपका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स है और ये डिस्टेंस आपका यहाँ पर बाई है, ठीक है। तो आप किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप हमेशा एम बराबर होता है tan थीटा, और tan थीटा कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर बाई बेस करते हैं यानी बाई बाई एक्स करते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करें तो आर्ग जेड जो होता है, आर्गुमेंट जेड जो होता है वो होता है यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू बाई बाई एक्स है, तो ये आर्गुमेंट जेड जो है यहाँ थीटा है और थीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स। कहने का मतलब है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो एक एंगल है जो उस मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट और ओरिजिन के बीच के लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस के इंक्लाइनेशन के साथ बनता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बाई बाई एक्स, यही जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कहलाता है, ठीक है। तो आर्गुमेंट की अगर बात हम करें तो आर्गुमेंट निकालने का भी एक तरीका है। देखिए आर्गुमेंट हम लोग किस तरह से निकालते हैं इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए अब यहाँ पर आप एक बात को समझिए कि आर्गुमेंट जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालते हैं तो जनरली जो है वो इस इंटरवल में निकलता है। ये आपका इंटरवल होता है 0 to पाई, इस इंटरवल के बीच में लाई करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये इस इंटरवल का मतलब हुआ कि थीटा का जो वैल्यू है वो इस तरह से होगा, थीटा का वैल्यू इस तरह से होगा, यानी थीटा का जो वैल्यू होगा यानी आर्गुमेंट का जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री हो सकता है या 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा 2 पाई से छोटा होगा। तो जनरली हम लोग आर्गुमेंट जो है इसी इंटरवल के अंतर्गत निकालते हैं, ठीक है। आपको पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसी तरह से ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्वाड्रेंट और वाई क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, वाई क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है, एक्स क्वाड्रेंट और वाई क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, वाई क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है। तो ये साइन है। तो अगर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई का साइन भी बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें एक्स और वाई भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें एक्स नेगेटिव होगा और वाई क्या होगा, वाई इसमें पॉजिटिव होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसमें एक्स नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो एक्स पॉजिटिव होगा और वाई यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यानी कि एक्स क्वाड्रेंट और वाई क्वाड्रेंट जो है चारों क्वाड्रेंट में उनका साइन अलग अलग है। तो देखिए आर्गुमेंट निकालने का तरीका भी थोड़ा सा वैरी करेगा। अब कैसे वैरी करेगा इसको आपको समझना है। देखिए इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है, ये आपका एक्स डैश ओ एक्स है, ये आपका रियल एक्सिस है, और ये आपका वाई ओ वाई डैश है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट थीटा है। देखिए यहाँ पर ये पी पॉइंट है, पी एक्स वाई एक पॉइंट है, और यहाँ पर इसका जो आर्गुमेंट है वो थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको देखा जाए तो ये आपका वाई होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या होगा, एक्स होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो मतलब ये जो पी पॉइंट है और जो ओरिजिन को मिलाने वाला जो लाइन है उसके साथ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया गया एंगल थीटा है। लेकिन मान लीजिए कि अगर जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे तो क्या होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो मान लीजिए कि ये पी पॉइंट यहां ना आकर यहां आ जाए, उस स्थिति में क्या होगा कि इस फॉर्म में आपका पी पॉइंट हो जाएगा, माइनस ये प्लस प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस आ जाएगा,
यानी इस तरह से आ जाएगा। तब जो है तब तो आपको यहाँ पर आप आर्गुमेंट यहाँ पर इसका निकालिएगा, तब तो आपका आर्गुमेंट ये हो जाएगा, ये थीटा एंगल आपका ये होना चाहिए उस स्थिति में। यहाँ पहले क्वाड्रेंट में है तब तो ये होगा इसका आर्गुमेंट, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, तब तो आर्गुमेंट इसका ये हो जाएगा। तो उस स्थिति में आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए उसके लिए क्या है, ये आपको पता है कि यहाँ पर एंगल है 0 डिग्री, ये एंगल आपको यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर एंगल है पाई। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, ये जो है आपका एक ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, और ये जो ऑब्ट्यूस एंगल है ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो उस स्थिति में आपका जो यहाँ पर जो आर्गुमेंट होगा, ऐसे तो हम लोग थीटा को लिखते हैं tan इनवर्स y/x लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तब उस स्थिति में आर्गुमेंट आपका हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स y/x लिखेंगे, ठीक है। अब ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर थीटा है, देखिए यहाँ पर ये पूरा एंगल जो है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल जो है ये आपका हो जाता है कितना, पाई हो जाता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जो भी एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे पाई माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स y/x। अगर मान लीजिए कि हमारा पी पॉइंट यहाँ लाई करता है, तब वो क्या हो जाएगा, तब तो आपका आर्गुमेंट जो है थीटा इधर आ जाएगा। तब उस स्थिति में क्या कीजिएगा, अब यहाँ ये पाई से बढ़ गया, तब उस स्थिति में थीटा जो होगा वो हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स y/x, क्योंकि अब ये पाई से बढ़ गया है ना, मतलब 180 डिग्री से बड़ा हो गया। तो हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स y/x। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पी पॉइंट लिए हैं ये आप दोनों आप यहाँ पर नेगेटिव हो गया है ना। अब जो है अगर मेरा पी पॉइंट यहाँ लाई करता है तब क्या करेंगे, ये आपका प्लस माइनस हो जाएगा। तब उस स्थिति में थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल हो जाएगा, तब ये थीटा हो जाएगा। तब क्या करेंगे, तब यहाँ पर थीटा को हम लिखेंगे 2 पाई माइनस tan इनवर्स y/x, ठीक है। तो ये तरीका होगा निकालने का। तो इस तरीके से आप समझिए कि अगर मेरा आर्गुमेंट ऑफ z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्गुमेंट थीटा जो है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तब तो थीटा ही होगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x लिखेंगे। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो पाई माइनस tan इनवर्स y/x करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो पाई प्लस tan इनवर्स y/x करेंगे, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो 2 पाई माइनस tan इनवर्स y/x करेंगे। तो देखिए अब इस पर आधारित जो है हम लोग एक प्रश्न भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक प्रश्न हम लेके चलते हैं। यहाँ पे जैसे हमारा जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ z1 इक्वल टू 5 प्लस 5 आयोटा, z2 इक्वल टू -4 प्लस 4 आयोटा, z3 इक्वल टू -3 आयोटा, और z4 इक्वल टू 2 माइनस 2 आयोटा, वेयर आयोटा इक्वल टू रूट ओवर -1। तो हमको यहाँ पर आर्गुमेंट फाइंड करना है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपको 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हम लोग आर्गुमेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z1 है और वो दिया हुआ है 5 प्लस 5 आयोटा। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z2 है जो कि दिया हुआ है -4 प्लस 4 आयोटा। तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z3 है जो कि दिया हुआ है -3 आयोटा, और चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर z4 है वो दिया हुआ है 2 - 2 आयोटा। अब देखिए साइन को देखने से ही पता चलता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, चूंकि x और y दोनों पॉजिटिव है। ये आपका माइनस प्लस है, यानी x क्वाड्रेंट माइनस और y क्वाड्रेंट प्लस में है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसी तरह से ये माइनस माइनस का साइन देख के कह सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो देखिए अगर हमको आर्गुमेंट z निकालना है, आर्गुमेंट z1 यानी z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना है, तो हमेशा याद रखिए आर्गुमेंट निकालने का तरीका होता है, आर्गुमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, tan इनवर्स y/x। देखिए हम इसका मॉड लेते हैं, मॉड इसलिए लेते हैं हम लोग क्योंकि मॉड में अगर कोई भी चीज लेते हैं तो वो नेगेटिव भी चीज पॉजिटिव हो जाता है। जैसे यहाँ तो ठीक है ऑलरेडी कि x और y दोनों पॉजिटिव है, लेकिन बाकी के क्वाड्रेंट में देखिए किसी में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, किसी में दोनों नेगेटिव है, चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो उस नेगेटिव साइन को अवॉइड करने के लिए हमेशा हम लोग मॉड लेते हैं, यानी आर्गुमेंट निकालने के लिए हम tan इनवर्स y/x कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा आपका 5/5 का मॉड हो जाएगा, यानी tan इनवर्स 1 का मॉड 1 ही होगा, tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स
1 का वैल्यू हो जाएगा आपका π/4, क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह से आपने आर्गुमेंट निकाल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले नंबर्स का। अब देखिए आर्गुमेंट अगर हमको Z2 का निकालना है, यानी Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्गुमेंट निकालना है, तो देखिए आप देख लीजिए कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है कि पाई माइनस tan इनवर्स y बटा x करेंगे, मॉड ले लेंगे। मॉड इसलिए लेंगे क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा मॉड लेने के बाद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स, आपका वैल्यू निकला हुआ है 1, यानी यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस π/4, यानी आपका 3π/4 हो जाएगा इसका आर्गुमेंट। उसी तरह से आर्गुमेंट अगर Z3 का निकालेंगे तो क्या होगा, ये चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसका आर्गुमेंट हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स मॉडर्न y/x, तो ये हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स, सॉरी पाई प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1, यानी पाई प्लस π/4, यानी ये आपका हो जाएगा 5π/4। और उसी तरह से हमारा आर्ग Z4 अगर निकालते हैं, चौथे कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्गुमेंट निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2π माइनस tan इनवर्स मॉड y/x। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π माइनस tan इनवर्स 1, tan 1 का इनवर्स, तो ये हो जाएगा 2π माइनस π/4, यानी आज आपका ये आ जाएगा 7π/4। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए ये तरीका होता है, हमेशा याद रखिएगा कि tan इनवर्स y/x करिएगा तो ये y/x को हमेशा मॉड में रखिएगा, ठीक है। और इस फंडामेंटल को फॉलो कीजिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप उसका सिंपली आर्गुमेंट निकालने के लिए tan इनवर्स y बटा x का मॉड करिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y/x करिएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पाई प्लस tan इनवर्स y/x करिएगा, और फोर्थ में है तो 2π माइनस tan इनवर्स y/x करिएगा। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया है इसमें आर्गुमेंट z अगर आपको निकालना है जो कि थीटा के बराबर है, तो जो आर्गुमेंट z आप निकालते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा याद रखिएगा कि इस इंटरवल में होगा। ये आपका हो जाएगा थीटा इस तरह से, ये थीटा जो है इसमें लाई करेगा ये इंटरवल में, ठीक है। ये इंटरवल को याद रखिएगा, यानी थीटा आपका हमेशा जो होगा वो इस तरह से होगा 2π, ये इंटरवल में होगा, ठीक है। तो जनरली हम लोग ऐसे निकालते हैं। लेकिन अब देखिए हम लोग थोड़ा सा अब इस कॉन्सेप्ट पे वेरिएशन ला रहे हैं। वेरिएशन क्यों ला रहे हैं कि देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप आर्गुमेंट निकालिएगा तो आर्गुमेंट कभी यूनिक नहीं होगा। यूनिक क्यों नहीं होगा इसका कारण मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो आर्गुमेंट हम अभी निकाले वो उसका वैल्यू जो है 0 डिग्री के बराबर या 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 2π से छोटा है। लेकिन अब जो हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करते हैं तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट निकालेंगे तो हमेशा वो माइनस थीटा का वैल्यू -π और π के बीच में लाई करेगा। देखिए इस तरह से होगा, यानी अगर हम आर्गुमेंट का प्रिंसिपल वैल्यू निकालें तो देखिए किस तरह से निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोग समझ लीजिए ताकि कहीं पे कंफ्यूजन ना हो। अगर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग जेड यानी आर्गुमेंट जेड का हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो देखिए जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां एक्स और वाई रियल नंबर है और ये -1 का रूट जो है वो आयोटा के बराबर है, तो इसमें देखिए इसमें अगर आर्गुमेंट जेड की अगर हम बात करें तो आर्गुमेंट जेड जो होगा वो किसके बीच लाई करेगा, तो आर्गुमेंट जेड बराबर थीटा जो है इसका वैल्यू लाई करेगा इस इंटरवल के बीच में, देखिएगा -π और यहाँ पे पाई। देखिए ऐसे करने का मतलब ये हुआ कि थीटा का वैल्यू इस तरह से आपका होगा, ये -π और इससे बड़ा हो सकता है थीटा का वैल्यू लेकिन बराबर हो सकता है ये पाई के, ठीक है। यानी ये इंटरवल में लाई करेगा, यानी -π और पाई के बीच में लाई करेगा। देखिए उस स्थिति में आपको आर्गुमेंट कैसे निकालना है, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए कि आपका ये x डैश ओ एक्स और ये y o y डैश ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो देखिए अगर आप कोई एंगल को इस डायरेक्शन में मापते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापते हैं, आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे और ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे सॉरी, कि अगर हम कोई एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापते हैं तो वो एंगल पॉजिटिव माना जाता है। तो आप देखिए कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें लाई कर रहा है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई लाई कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्मेट में है, या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में है,
है ना। तो इस स्थिति में क्या होगा कि आपको आर्गुमेंट अगर निकालना, जैसे इसका आर्गुमेंट है ये थीटा होगा और इसका आर्गुमेंट आप यहां से निकालिएगा तो इसका आर्गुमेंट इधर से ये थीटा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकालिएगा तो इसमें थीटा आर्गुमेंट अगर थीटा है, आर्गुमेंट जेड जो है यहाँ पर थीटा है, तो इसमें आर्गुमेंट जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, यानी पाई माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इस तरह से वैल्यू होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो क्वाड्रेंट इस तरह से होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में आपको इस डायरेक्शन में जाना है। आप देखिए इस डायरेक्शन में जाने का मतलब क्लॉकवाइज जाना है, यानी यहाँ पर आप आर्गुमेंट मेजर करिएगा तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर वैल्यू माइनस थीटा हो सकता है। और आप अगर इस डायरेक्शन में आते हैं, यहाँ पर मेजर करने के लिए इस डायरेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका थीटा माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है, इस तरीका से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे आपको ये समझना है, यानी आपको अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो आप जो है एंटी क्लॉक बच जाइएगा, लेकिन अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है तो आपको कैसे जाना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हम इसको और अच्छे तरीके से क्लियर करके बताते हैं, थोड़ा सा देखिए हम आपको स्लाइड की ओर दिखाते हैं कि क्या कंडीशंस हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये आप देख रहे हैं कि पी एक्स वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका है थीटा है इसका आर्गुमेंट, है ना, और थीटा का वैल्यू जो है आप देख लीजिए यहाँ पे एक्स, देखिए यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है थीटा वो tan इनवर्स वाई बाई एक्स है, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देख लीजिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो वैल्यू है वो देखिए यहाँ पर तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर एक्स क्या है, नेगेटिव है, और बाई एक्स नेगेटिव है और बाई पॉजिटिव है, तो आप देख लीजिए थीटा जो है इस तरह से ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख लीजिए, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में ये मेजर किया गया है एंगल, जो उस दोनों में आप देखेंगे, उस दोनों में देखिए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाकर के मेजर करना पड़ रहा है एंगल को, ठीक है। तो इस तरीके से आप आर्गुमेंट को निकाल सकते हैं, है ना। अब देखिए एक और तरीका हम आपको बता देते हैं बोर्ड पे आर्गुमेंट निकालने का। देखिए इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको, एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे इसको देख लेंगे। देखिए इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम एक एंगल अल्फा को कंसीडर कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो है वो ओरिजिन के साथ ये लाइन को मिला रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर अल्फा एंगल बन रहा है, तो ये अल्फा और थीटा बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में आप देखिए ये जो अल्फा एंगल है, ये अल्फा एंगल ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को तो मिला रहा है ओरिजिन, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। तो हमारा आर्गुमेंट का डेफिनेशन तो ये होता है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये यहां से यहां तक पूरा एंगल पाई है, तो यह थीटा का वैल्यू पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। इसमें आप देख लीजिए कि ये दोनों जो केस था इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए, लेकिन आप थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए कि यहाँ पर ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ओरिजिन के साथ मिला है, तो कायदे से पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर इंक्लाइनेशन निकालेंगे तो ये मेरा आर्गुमेंट होगा। लेकिन इधर देखिए कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन जो है अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट होगा वो अल्फा माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि आप यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं अल्फा के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर थीटा जो है यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थीटा प्लस में है, थीटा इक्वल टू अल्फा है, यहाँ थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा है, और इसमें देखिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा माइनस पाई हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ z1 इक्वल टू 5 प्लस 5 आयोटा, z2 इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4 आयोटा, z3 इक्वल टू माइनस 3 आयोटे, और z4 इक्वल टू 2 माइनस 2 आयोटा। ये देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा है
इसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है आर्गुमेंट का। जो लास्ट क्वेश्चन दिखाया वो तो हम लोग कर चुके थे। अब देखिए इसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट निकालना है। तो देखिए यहां पर आपको 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा, Z2 इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 आयोटा, Z3 इक्वल टू माइनस 4 आयोटा, और Z4 इक्वल टू 5 माइनस 5 आयोटा, वेयर आयोटा इक्वल टू रूट ओवर -1। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है वो क्या है, ये 2 प्लस 2 आयोटा है। हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है वो -3 प्लस 3 आयोटा है। अगला जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 है वो है -4 आयोटा, और चौथा जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है वो है 5 आयोटा। आप देख लीजिए, देखने से पता चल रहा है कि ये चारों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसके निकालना चाहें इसका आर्गुमेंट, तो देखिए आर्गुमेंट Z1 जो होगा वो क्या होगा, ये तो होगा आपका tan इनवर्स y x का मॉड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये आपका 2/2 का मॉड हो जाएगा, यानी tan इनवर्स ये आपका 1, यानी इसका वैल्यू होता है π/4। देखिए पहला तो निकल गया। अगर आप निकालना चाहते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z2, तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स y x करते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, पाई माइनस tan इनवर्स y x। तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस ये tan इनवर्स ये आपका क्या हो जाएगा 3/-3, यानी पाई माइनस tan इनवर्स -1 का मॉड, या पाई माइनस tan इनवर्स 1 का मॉड, और ये हो जाएगा पाई माइनस π/4। तो यहाँ पर आ जाएगा 3π/4। तो देखिए ये जो पहला आप जो निकाले, पहला मतलब क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट निकाले वो π/4 और 3π/4 निकाले हैं। अब अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो लाई करने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गुमेंट अगर निकालना है, तो अगर हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका आर्गुमेंट Z3 अगर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y x का मॉड हम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, हम अभी आपको बताए थे कि पाई क्या हो जाएगा, पाई प्लस होता है, तो यह क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स ये आपका हो जाएगा -4/-4, यानी पाई प्लस tan इनवर्स ये 1 हो जाएगा, यानी पाई प्लस π/4। तो ये आपका आ जाएगा 5π/4। ये तो निकाल दिया हम लोग। लेकिन आप याद कीजिए कि ये जो हम निकाले हैं आर्गुमेंट, ये किसके किसके बीच में निकाल दिए हम, तो ये इस कंडीशन को लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी अगर निकालेंगे तो गलत नहीं होगा, ये 5π/4 होगा ही। लेकिन अगर उस हिसाब से देखें कि हम लोग अगर क्लॉकवाइज जाकर के थर्ड क्वाड्रेंट में अगर निकालते हैं, तब ये क्या है, वास्तव में ये जो है ये tan अल्फा का वैल्यू है। तो ये अल्फा एंगल जो हम लोग माने थे उसका वैल्यू है ना। तो हम उसमें क्या बताए थे कि एंगल जो यहाँ पर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्फा माइनस पाई। ये मैंने बताया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में हम पाई प्लस अल्फा जो कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहे हैं। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कब, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तब। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तब क्या होगा, तब तो यहाँ हमारा वैल्यू हो जाएगा, ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा। यहाँ पर ये हो जाएगा अल्फा, तो आपका ये हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस पाई, इस तरह से हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका π/4 माइनस पाई, यानी यहाँ पर आ जाएगा -3π/4। तो देखिए ये भी आर्गुमेंट सही है और ये भी आर्गुमेंट सही है, लेकिन ये जो आर्गुमेंट है वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट है, क्योंकि ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है। आपका वैल्यू जो है थीटा का वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लाई कर रहा है, इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो इस तरह से ये आपका क्या है, ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। ये भी आर्गुमेंट सही है, लेकिन ये आर्गुमेंट कब प्राप्त हुआ, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तब। लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो मेरा आर्गुमेंट ये होगा सही। अब देख लीजिए उसके बाद अगर चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें देखिए, इसमें भी अगर डायरेक्टली अगर हम लोग देखें कि क्लॉकवाइज जाएंगे तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं कि ये आपका माइनस थीटा हो जाएगा, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये माइनस tan इनवर्स y x लिख सकते हैं, यानी माइनस tan इनवर्स 1 यानी -π/4। ठीक है, -π/4 लिख सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गया। लेकिन अगर उसके हिसाब से चलते मतलब इस इंटरवल के हिसाब से चलते तब क्या होता,
तब ये होता 2 पाई माइनस पाई बाई 4, तो यहाँ पर क्या आ जाता 7 पाई बाई 4। तो लेकिन ये प्रिंसिपल नहीं होता आर्गुमेंट, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, ये भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर इस इंटरवल में लिखना है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का इंटरवल हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, और अब हम लोग जो है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। देखिए हम लोग कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करने जा रहे हैं। देखिए यहां पर कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसकी बात हम लोग करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे देखिए यहां पर तो हम ये बताए थे कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, हम साइन को चेंज कर देंगे। अगर एक a प्लस आयोटा बी है तो उसका कंजुगेट a माइनस आयोटा बी हो जाएगा। अगर a माइनस आयोटा बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कंजुगेट a प्लस आयोटा बी हो जाएगा। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। बट अभी हम लोग ज्योमेट्रिकली जब पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसका कॉम्प्लेक्स प्लेन पर जब रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जो है थोड़ा जान लें कि ज्योमेट्रिकली हम लोग कंजुगेट को कैसे समझ सकते हैं। आप देख लीजिए कि हम यहाँ पे बनाते हैं एक कोऑर्डिनेट एक्स प्लेन, ठीक है, एक्स डैश ओ एक्स, और यहाँ पर है वाई ओ वाई डैश। ठीक है, मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, जो कि है ए बी, यानी जेड यहाँ पर ए प्लस आयोटा बी है। ठीक है, आप देख लीजिए कि ये जो है इसका आर्गुमेंट थीटा है। अब यहां पर अगर इसके कंजुगेट की बात करें तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होता है वो उसका मिरर इमेज होता है। तो इसका मिरर इमेज अगर बनाएंगे तो ये इसका मिरर इमेज कहां बनेगा, इसका मिरर इमेज नीचे बनेगा, है ना। और ये जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा a माइनस बी। देखिए यानी यहां पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इस तरह से आएगा a, ये इसको अगर हम कुछ मान लेते हैं, इसको हम जेड डैश मान लेते हैं। चलिए इसको हमने जेड माना, इसको हम जेड डैश मान लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक्स और वाई क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव है, लेकिन अगर इसका मिरर इमेज होगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो एक्स क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव होगा लेकिन वाई क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जेड डैश जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, ये भी थीटा ही होगा, लेकिन ये थीटा ही होगा, और लेकिन ये थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो गया इसका। अब देखिए यहाँ पर जो है जेड डैश है वो a माइनस आयोटा बी होगा। आप देख लीजिए, तो ये जेड डैश जो है इसी को हम जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं, कंजुगेट को हमेशा जेड बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए अगर ये कंजुगेट आपका कंजुगेट नंबर, सॉरी ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी है, तो इसका कंजुगेट जेड बार जो है a माइनस आयोटा बी होगा। और अगर मान लीजिए कि इसका कंजुगेट ये है, a प्लस आयोटा बी का कंजुगेट a माइनस आयोटा बी है, तो अगर मेरा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर यही होता तो फिर ये होता इसका कंजुगेट, यानी एक दूसरे का मिरर इमेज है। यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका कंजुगेट उसका मिरर इमेज होगा जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका जो कंजुगेट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी दोनों सही है, एक दूसरे के लिए म्यूचुअली ये सही है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, अब इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, देखिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तब तो इसका ये आर्गुमेंट होगा, ये मान लीजिए कि ये जेड जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस बी होगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो जाएगा आपका, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका हो जाएगा। और इसके मान लीजिए कि हम कंजुगेट की बात करें तो फिर इसका कंजुगेट इसका मिरर इमेज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये तो आपका हो जाएगा, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो प्लस प्लस माइनस प्लस ये होता है, सॉरी ये है, ये आपका ये है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, जेड डैश, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a माइनस बी। देख लीजिए यानी आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड डैश आएगा वो आएगा माइनस a माइनस आयोटा बी। तो देखिए यहाँ पर प्लस आयोटा बी है और यहाँ माइनस आयोटा बी है, तो ये इसका क्या हो गया, कंजुगेट हो गया। तो यानी कह सकते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका कंजुगेट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका कंजुगेट जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कंजुगेट को। अब देखिए कंजुगेट जो है उसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज है जो हम लोग को जानना है। अब
कंजुगेट का प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसको थोड़ा हम लोग देख लें। देखिए ये हालांकि ये कंजुगेट का प्रॉपर्टी जो है आपके एनसीईआरटी के बुक में तो नहीं दिया हुआ है ये सब, लेकिन अगर आप जेई मेंस का तैयारी करेंगे, जेई एडवांस का या इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो इस प्रॉपर्टीज पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टीज को अगर आप जान लेंगे तो बेहतर होगा। देखिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट्स का प्रॉपर्टी हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए हम बारी बारी से इसको व्हाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि एक प्रॉपर्टीज क्या क्या है। जैसे पहला प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, पहला प्रॉपर्टी है जेड बार का वार इज इक्वल टू जेड। यानी देखिए यहां पर इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो उसके कंजुगेट का कंजुगेट फिर वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब कैसे? देखिए हमारा जेड बराबर मान लीजिए कि एक कंजुगेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर हम इसका कंजुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस आयोटा वाई होगा। और अगर हम इसके कंजुगेट का कंजुगेट निकालेंगे तो क्या होगा? x माइनस आयोटा वाई का फिर से कंजुगेट करेंगे तो x प्लस आयोटा वाई आ जाएगा। तो देखिए हम जहां से चले थे वहीं पे आ गए। यानी कहने का मतलब है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का कंजुगेट फिर वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यह पहला प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी इसका है, दूसरा प्रॉपर्टी समझिएगा। ये दूसरा प्रॉपर्टी है आपका कि z प्लस जेड बार इक्वल टू 2REZ। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को जब जोड़ते हैं तब हमको मिलता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का ट्वाइस। तो देखिए कैसे, अगर z बराबर x प्लस आयोटा वाई है तो z बार क्या हो जाएगा? x माइनस आयोटा वाई होगा। और दोनों को जोड़ दीजिए तो z प्लस जेड बार क्या होगा? जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा तो 2x मिलेगा। तो x क्या है? ये रियल पार्ट है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। तो ये आपका आ गया। ठीक है। उसी तरह से ये तीसरा प्रॉपर्टी है कि z माइनस जेड बार इक्वल टू 2 इंटू इमेजनरी z। देखिए इसी तरह से हम लोग इसको भी समझ सकते हैं कि एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x z बराबर x प्लस आयोटा वाई है तो z बार क्या हो जाएगा? x माइनस आयोटा वाई होगा। अगर घटाएंगे तो घटाने में क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पर होगा z माइनस जेड बार, ये कट जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 2 आयोटा वाई। यानी क्या आपका हो गया? 2 आयोटा वाई आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये आयोटा वाई क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। तो इस तरह से आ गया। तो ये तीसरा प्रॉपर्टी भी आप समझ गए। ठीक है। तो अब जो है ये तीन प्रॉपर्टी आपका क्लियर हो गया। प्रॉपर्टीज को आप याद रखिएगा। अब हम लोग चौथे प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रॉपर्टी हमारा क्या है? देखिए चौथा प्रॉपर्टी हमारा ये है कि जेड प्लस जेड आयोटा इक्वल टू 0। तो जेड प्लस जेड आयोटा बराबर 0 है। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब हमारा z प्लस जेड आयोटा बराबर 0 आएगा जब z इज प्योरली इमेजिनरी। z जो हमारा प्योरली इमेजिनरी हो। देखिए यहाँ पर z प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ कि उसमें रियल पार्ट हो ही नहीं, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू अगर मान लीजिए 0 प्लस आयोटा वाई है, यानी x बराबर यहाँ पर 0 है, तो हमारा z बार क्या हो जाएगा? z बार हमारा हो जाएगा माइनस आयोटा वाई, 0 माइनस आयोटा वाई। और अब देख लीजिए कि दोनों को अगर जोड़ते हैं जेड और जेड बार को तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, ये 0 पर 0 0 होगा, ये 0 यानी 0 आ गया यहाँ पर। यानी जेड प्लस जेड बार बराबर 0 है। तो ये अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि जेड जो है वो प्योरली इमेजिनरी है। और उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, अगर हमारा पांचवा प्रॉपर्टी है कि अगर z माइनस जेड बार बराबर 0 है तो इसका मतलब z जो है वो प्योरली रियल है। ये प्योरली रियल है। देखिए इसका मतलब ये ऐसे समझिए कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो इस तरह से है 0 आयोटा x इक्वल जेड इक्वल टू एक्स प्लस 0 आयोटा, यानी बाई यहाँ पर 0 है तो z बार क्या हो जाएगा? x माइनस 0 आयोटा। अब मान लीजिए कि घटाते हैं तो घटाने में क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? z माइनस जेड बार अगर करेंगे तो सॉरी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? z माइनस जेड बार जो है ये आपका x जो है, यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी लिख रहे हैं कि z प्लस जेड आयोटा इक्वल टू 0 जब z जो है प्योरली रियल हो। तो प्योरली रियल लगा तो ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आपका 0 है, ये आपका 0 आया तो ये तो 0 ही है, ये भी 0 ही है। तो यहाँ 0 जो हमारा निकल के आया, 0 तो रियल ही नंबर है, 0 कोई इमेजिनरी नहीं, रियल नंबर ही माना जाता है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपका क्लियर हो चुका है। अब देखिए इसी तरह से हमारा और भी प्रॉपर्टीज है जिसको आप समझ सकते हैं। देखिए ज़्यादा प्रॉपर्टीज में टाइम न लेते हुए आप इसको ऐसे समझिए
कि Z1 प्लस Z2 पर अगर बार रहेगा तो Z1 प्लस Z2 पर ये बार है तो ये Z1 बार प्लस Z2 बार के बराबर होगा। अगर प्लस की जगह पर माइनस होगा तो Z1 माइनस Z2 पर अगर बार रहेगा तो Z1 माइनस Z2 होगा। यानी अगर एक जनरलाइज फॉर्म की बात करें, देखिए तो Z1 प्लस माइनस Z2 प्लस माइनस Z3 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस Z है, पूरे पे बार है तो ये क्या हो जाएगा Z1 प्लस माइनस Z1 बार प्लस माइनस Z2 बार प्लस माइनस Z3 बार प्लस डॉट 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 Zn बार, इस तरह से हो सकता है। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दोनों के प्रोडक्ट पर अगर कंजुगेट साइन लगाएंगे तो बराबर हो जाएगा Z1 बार इंटू Z2 बार। उस तरह से अगर जनरलाइज कर देंगे Z1 Z2 Z3 इंटू Zn और सब पर अगर बार साइन दे देंगे तो वो क्या होगा Z1 बार इंटू Z2 बार इंटू Z3 बार इंटू डॉट 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 इंटू Zn बार। उसी तरह से Z1 बाई Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है उस पर कंजुगेट साइन देंगे तो ये Z1 बार बाई Z2 बार के बराबर होगा, बशर्ते कि Z2 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसको देने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z का पावर n है, अगर उसका कंजुगेट निकालते हैं तो क्या होगा, वो Z का कंजुगेट टू द पावर n हो जाएगा। उसी तरह से ये Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 बार इंटू Z2 इज इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 बार इंटू Z2, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है एक और प्रॉपर्टीज को देख लीजिए, ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो है वो फंक्शन है Z1 और Z2 का तो Z बार जो है वो फंक्शन हो जाएगा Z1 और बार और Z2 बार का। तो ये प्रॉपर्टीज को आप खुद से भी समझ सकते हैं, शुरू के प्रॉपर्टीज को मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी के प्रॉपर्टीज को आप इस तरह से याद रखेंगे तो काफी सहूलियत होगा आप लोगों को। अब देखिए, अब हम लोग जो है प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो हमारा प्रॉब्लम्स है वो कंजुगेट पर आधारित प्रॉब्लम्स है। अब हम लोग अभी तक जो हम लोग पढ़े, अब हम लोग उस कंजुगेट पर आधारित प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। देखिए अब जो है थोड़ा सा पॉज कीजिए तो। अब देखिए हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, ये क्वेश्चन आपके कंजुगेट के प्रॉपर्टीज पर आधारित है, कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पर है if x minus 3 upon 3 plus iota plus y minus 3 upon 3 minus iota equal to iota where x and y belongs to real number and iota is equal to root over minus 1, find the values of x and y। इस तरह का जो प्रॉब्लम्स है इसमें कंजुगेट के प्रॉपर्टीज का यूज होगा और इस तरह के प्रश्न को देखिए हम लोग कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है x माइनस 3 अपॉन 3 प्लस आयोटा और प्लस y माइनस 3 अपॉन 3 माइनस आयोटा, ये बराबर दिया हुआ है आयोटा के। तो x और तो हमको यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालना है, x और y रियल नंबर्स है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 3 माइनस आयोटा प्लस y माइनस 3 इंटू 3 प्लस आयोटा इक्वल टू आयोटा। अब देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x माइनस आयोटा x माइनस 9 और प्लस 3 आयोटा, और यहाँ आ जाएगा आपका 3y प्लस आयोटा y माइनस 9 और माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, है ना, ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी के हिसाब से करेंगे इक्वल टू आयोटा। अब देख लीजिए यहाँ पर, अब जो है यहाँ पर हम लोग सबको एक साथ कर लेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा 3x है, यहाँ पर 3x है और प्लस 3y है ना, और ये प्लस ये और आपका कितना है -9 और -9 -18 हो जाएगा। देखिए सारा रियल पार्ट को एक साथ कर रहा है, 3x को 3y को -9 को और -9 को सबको एक साथ हम ले लिए। अब बचा हुआ जो पार्ट है जिसमें आयोटा लगा हुआ है वो कौन कौन सा पार्ट बच गया हमारा, अब हमारा पार्ट बच गया इसमें, उसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो ये आपका बच गया माइनस आयोटा x और माइनस आयोटा y, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस 3 आयोटा और माइनस 3 आयोटा तो कैंसिल हो गया, तो अब बच क्या रहा है हमारे पास, तो बच रहा है मेरा y माइनस एक्स इंटू आयोटा, है ना। यहाँ पर आयोटा y प्लस में है और आयोटा x माइनस में है, आयोटा को कॉमन ले लेंगे y माइनस एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1, तो सीधा हम इसको 10 लिखते हैं इक्वल टू i आ गया यहाँ पर। अब देखिए कैलकुलेशन को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया 3x प्लस 3y माइनस 18 और यहाँ पर y माइनस एक्स आयोटा इक्वल टू 10 आयोटा हो गया हमारा। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड्स में रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। तो आप देख लीजिए
कि इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड का रियल पार्ट 0 है तो हम सीधा लिखेंगे कि 3x प्लस 3y माइनस आयोटा इक्वल टू 0। कैसे लिख रहे हैं? इक्वेटिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये आपका आ गया। और दूसरा पार्ट आपका है y माइनस एक्स, ये आपका 10 का बराबर आ गया। अब यहां से देखिए हम 3 अगर कॉमन ले लें तो क्या होगा? x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से आपका x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो x प्लस वाई आपका 3 आ जाएगा। एक इक्वेशन हमारा यहां से बन गया। और देखिए दूसरा इक्वेशन हमारा यहां बना हुआ है। क्या बना हुआ है? माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 10। अब देखिए यहां पर अगर ऐड करेंगे तो कट जाएगा x प्लस एक्स और माइनस एक्स। तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा? 2y जो है हमारा कितना आ जाएगा? तो 2y हमारा आ जाएगा यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन लिए तो सॉरी यहाँ 6 होना चाहिए, है ना? यहाँ पर 6 होगा तो यहाँ पर आपका 16 हो गया, है ना? तो इस तरह से y का वैल्यू आपका कितना निकल के आ गया? 8। तो y का वैल्यू आपने 8 निकाल लिया है, y बराबर 8 आ गया। और x का वैल्यू तो यहीं से मिल जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? y माइनस 10 यानी 8 माइनस 10 यानी माइनस 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने x का वैल्यू माइनस 2 और y का वैल्यू 8 आपने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है। अब देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न भी देखिए कंजुगेट के प्रॉपर्टीज पर आधारित है। इसमें है a प्लस आयोटा बी होल का पावर 5 इक्वल टू p प्लस आयोटा y वेयर आयोटा इक्वल टू रूट ओवर -1। तो हमको शो करना है, प्रूफ करना है कि b प्लस आयोटा a का पावर 5 इक्वल टू q प्लस आयोटा p होगा। ऐसा हम लोग को दिखाना है। तो देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पर भी हम लोग प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर दिया हुआ क्या है? हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कि a प्लस आयोटा b टू द पावर 5 इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q। इस तरह से हमारा दिया हुआ है। अगर हम दोनों तरफ इसका कंजुगेट ले लें तो क्या होगा? a प्लस आयोटा b का पावर 5 है, इसका कंजुगेट ले लेते हैं और p प्लस आयोटा q इसका कंजुगेट ले लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? कंजुगेट लेने के बाद हम क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस आयोटा b का पावर 5 इक्वल टू p माइनस आयोटा q। कंजुगेट लेने पर ऐसा हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर एक थोड़ा सा दिमाग हम लोग को लगाना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं a जो है इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं इसको। क्या दिक्कत है? माइनस आयोटा स्क्वायर किए हैं। देखिए माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होगा? -1 तो प्लस ही 1 आएगा। तो हम खाली a जो है इसको लिख देंगे माइनस आयोटा स्क्वायर a और माइनस आयोटा b, इसका 5 पावर दे देते हैं। और इसे यहाँ पर भी हम दिमाग लगा रहे हैं थोड़ा सा, माइनस आयोटा स्क्वायर p कर देते हैं और माइनस आयोटा q कर देते हैं। अब ये इस तरह से हो गया। अब देखिए अब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर माइनस आयोटा को कॉमन ले लें, इन दोनों से माइनस आयोटा को हम लोग कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से माइनस आयोटा को अगर कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा आयोटा a और प्लस b, ऐसा बचेगा। होल पर पावर 5 हो जाएगा, है ना? और यहाँ पर भी हम लोग माइनस आयोटा को अगर कॉमन करें तो क्या बचेगा? आयोटा p और प्लस q। ठीक है। अब देखिए सॉरी यहाँ पर पावर 5 था। अब यहाँ पर देखिए इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो माइनस आयोटा टू द पावर 5 आ जाएगा इंटू आयोटा a प्लस b का पावर 5। और यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस आयोटा इंटू आयोटा p प्लस q। अब देखिए पढ़ चुके हैं माइनस आयोटा का पावर 5 है तो क्या लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं माइनस आयोटा का पावर 4 इंटू माइनस आयोटा का पावर 1। और माइनस आयोटा का पावर 4 क्या होगा? माइनस आयोटा का पावर 4 होगा आयोटा 4 इंटू माइनस आयोटा। इसका वैल्यू कितना होता है? 1। आप पढ़े पहले के क्लासेज में। तो यानी आप माइनस आयोटा का पावर 5 है, इसको डायरेक्टली माइनस आयोटा आप लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू 1 है। तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं सिंपली, आप इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा इंटू आयोटा a प्लस b इज इक्वल टू माइनस आयोटा इंटू आयोटा p प्लस q। अब देखिए यहाँ माइनस आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल हो गया। तो जो हम प्रूफ करके लाना था हमको माइनस आयोटा प्लस b इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस q, ये तो हमारा आ गया। देखिए हमको क्वेश्चन में तो यही लाना था b प्लस आयोटा a इज इक्वल टू q प्लस आयोटा p। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको ले आया है। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा सा टेक्निक लगाया हम लोग कंजुगेट के प्रॉपर्टीज का, उस पर आधारित ये क्वेश्चन था। तो ये सॉल्व हो चुका है। एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये भी कंजुगेट पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर -3 प्लस आयोटा x स्क्वायर y एंड x स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस 4 आयोटा
वेयर आयोटा इज इक्वल टू रूट अंडर -1 आर कंजुगेट टू ईच अदर। यानी हमको x और y का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जिससे कि ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हो जाए। यानी अब यहाँ पर हमको यहाँ पर एक x और y का वैल्यू लाना है ताकि ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के कंजुगेट हो जाए। तो देखिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लोग x और y का वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करके ला सकते हैं, इसको समझिए। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हमारे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि -3 प्लस आयोटा x स्क्वायर बाई और x स्क्वायर प्लस बाई प्लस 4 आयोटा। देखिए हमको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप x और y का ऐसा वैल्यू लाइए कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के कंजुगेट हो। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसका कंजुगेट बराबर ये है, ऐसा तो हम लोग कर सकते हैं, यही हमारा गिवन है कि इस नंबर का कंजुगेट बराबर ये नंबर। अब यहाँ पर देखिए इसका अगर हम कंजुगेट करेंगे तो ये प्लस का साइन क्या चीज बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आयोटा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करिए। तो देखिए यहाँ पर रियल पार्ट तो आपको यही दिख रहा है, इमेजिनरी पार्ट आपका ये है, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू आपका कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू आपका हो गया -3। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और देखिए दूसरा इक्वेशन आपका x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई का वैल्यू 4 आ गया, या माइनस एक्स स्क्वायर वाई का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आप y का वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y का वैल्यू लिख सकते हैं 4/-x²। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या एक्स स्क्वायर का वैल्यू, या आप डायरेक्टली ऐसा करिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4/-y। तो देखिए अगर ये वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर अगर 2 मान लें और ये वैल्यू 1 में लाते हैं, 2 का वैल्यू 1 में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के जगह पर आप लिख सकते हैं अब 4/-y प्लस y इक्वल टू -3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -y को एलसीएम ले लेंगे तो 4 - y² इक्वल टू -3। तो यहाँ से आपका 4 - y² बराबर 3y हो गया, है ना। तो यहाँ से आपका आ गया y² प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं फिर, ये आपका एक इस तरह से आपका इक्वेशन आ गया है। अब यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, ये आपका 4 तो माइनस में आ जाएगा ना, ये उधर जाएगा तो 4 आपका माइनस में आ जाएगा। तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बना सकते हैं, या आप फैक्टराइजेशन से ही बना दीजिए, प्लस 4y माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका y कॉमन लेंगे तो y प्लस 4 -1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y प्लस 4 इंटू y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 1। देखिए y का यहाँ पर दो वैल्यू हमारा निकल के आ रहा है, y का वैल्यू -4 भी आ रहा है और y का वैल्यू जो है 1 भी आ रहा है। ठीक है, तो आप जो है x का भी 2 वैल्यू आएगा। देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप x स्क्वायर बराबर लाए हैं 4/-y। तो अब जब वैल्यू आप -4 पुट करिएगा y का तो क्या होगा 4/-4। तो यहाँ पर 4/4 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, +-1 आ जाएगा आपका। ठीक है, और y का वैल्यू अगर 1 रखिएगा तो क्या होगा, y का वैल्यू अगर 1 रखिएगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 4/-1। तो यहाँ पर x स्क्वायर बराबर -4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा वो -4 आ रहा है, तो ये संभव ही नहीं है क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है और x आपका रियल नंबर है, तो ये वैल्यू संभव नहीं है। तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे वैल्यू को, और इस तरह से हमारा आ गया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग फाइनली इस चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन बच गया था, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो आप यहाँ पर देखिए एक डायग्राम के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस रियल एक्सिस है, वाई एक्सिस आपका इमेजिनरी एक्सिस है, और यहाँ पर जेड जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ओरिजिन से ये लाइन को मिलाने पर इसका मॉडुलस यानी जो इसका मॉडुलस है वो आर है। तो ये जो है पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो अभी हम इसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए अब हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का सेक्शन है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग समझेंगे कि x o x डैश ये आपका x एक्सिस है जो कि रियल एक्सिस है, और ये आपका y o y डैश है जो कि आपका इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है,
अब देखिए कि यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है p, ये कॉम्प्लेक्स नंबर p है आपका एक्स वाई है, मान लीजिए p x y है, ठीक है। अब इसको हम लोग ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है p x y, ये जो है x प्लस आयोटा y के फॉर्म में है, लेकिन हमको इसको लाना है पोलर फॉर्म में। हम लोग पोलर फॉर्म की बात कर रहे हैं। पोलर फॉर्म जो है इसको एक और नाम से जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसको और एक नाम से जानते हैं मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तीन नाम है इसका। तो पोलर फॉर्म भी हो सकता है और मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म भी हो सकता है या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी हो सकता है। तो देखिए इसको हम लोग को समझना है। अब देखिए आपको पता है कि जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे कि किसी भी पॉइंट का एक पोलर कोऑर्डिनेट भी होता है। नॉर्मल कोऑर्डिनेट तो होता है, सबको पता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिस और ऑर्डिनेट तो सबको पता है। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसे मान लीजिए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो पी पॉइंट से रिप्रेजेंटेड किया गया है और ये ओरिजिन को मिलाने वाला जो लाइन है इसके साथ ये थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। ये थीटा क्या हुआ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हो गया, अभी हम लोग पढ़े हैं, ये आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है ना। और ये क्या है आपका, ये आपका है मॉडुलस, ये आपका आर क्या है, आर आपका मॉडुलस है, ठीक है। तो यहां पर ये जो पी पॉइंट है इसका पोलर कोऑर्डिनेट होगा आर थीटा। देखिए किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है, किसी भी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो उस पॉइंट का अगर ओरिजिन से मिलाते हैं तो जो डिस्टेंस होता है वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और उस पॉइंट और ओरिजिन को मिलाने वाले लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो इंक्लाइनेशन होता है वो उसका क्या होता है, एंगल होता है, इंक्लाइनेशन होता है। तो ये आर पी आर थीटा जो है ये पोलर कोऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट का। लेकिन चलिए हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं ऐसे, यहाँ पर आर क्या है, बेसिकली आर जो है मॉड जेड है जो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा, ये बात तो क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पर मान लीजिए कि पी पॉइंट से इस पर यहाँ पर परपेंडिकुलर डालते हैं, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर ओ एम डाल दिए। अब बताइए कि कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से ये वैल्यू एक्स होगा और ये वैल्यू क्या होगा, वाई होगा, और ये तो आपका आर दिया ही हुआ है। इस समकोण त्रिभुज जो बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना, इसमें अगर हम चलते हैं फ्रॉम राइट ट्रायंगल पीएमओ से चलते हैं, तो यहां पर आप देखिए कि साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, पीएम है, और हाइपोटेनस हमारा क्या है, ओपी है। तो यहां पर हमारा जो पीएम का वैल्यू है, सॉरी साइन थीटा का जो वैल्यू है वो हो जाएगा, पीएम के बदले हम लिखेंगे क्या, वाई, और ओपी के बदले लिखेंगे आर। तो यहाँ पर वाई बराबर हमारा क्या आ गया, आर साइन थीटा आ गया, वाई बराबर हमारा क्या आ गया, आर साइन थीटा आया। अब देखिए अगर हम कॉस थीटा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर ओ एम बेस बाई हाइपोटेनस, तो ओ एम बाई ओपी, तो यहाँ पर एक्स बाई हो गया, यहाँ पर आर, तो यहाँ पर एक्स जो हमारा हो गया वो आर कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो यानी हम एक्स और वाई का वैल्यू निकाल चुके हैं अब, है ना। एक्स और वाई का जब हम वैल्यू निकाल चुके हैं तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पी एक्स वाई जो है वो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो एक्स का वैल्यू हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक्स का वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर आर कॉस थीटा, और इसका वाई का वैल्यू लिख सकते हैं आई इंटू आर साइन थीटा। अगर आर को हम कॉमन कर लें तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आपका जेड बराबर, ये आपका पोलर फॉर्म होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए जेड इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये जो है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है। और इसको हम लोग मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ जो थीटा है वो वास्तव में आर्गुमेंट है, और यहाँ आर जो है वो वास्तव में मॉडुलस है जो कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है या मॉड जेड के बराबर है, ठीक है। तो ये आपका होता है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखिए इस पर आधारित हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन पे की ओर हम बढ़ रहे हैं, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग इस पर आधारित कैसे प्रश्न जो होते हैं वो हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम है, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 इन पोलर फॉर्म। देखिए हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 के फॉर्म में है और इसको पोलर फॉर्म में लाना है हमको, ठीक है। तो कैसे लाएंगे देख लीजिए, यहाँ पे बना के हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस तरह से है, यहाँ पर जेड बराबर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वह है 1 प्लस रूट 3 रूट आयोटा रूट 3, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है,
ठीक है। तो हम लोग इसको अगर कंपेयर करें जनरल फॉर्म से तो जेड बराबर क्या होता है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म होता है आर इंटू क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो यानी कि हमारा यहाँ पर क्लियरली अगर हम देखें तो अगर इससे हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म से अगर कंपेयर करते हैं तो आर कॉस थीटा का वैल्यू हमारा कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। आर कॉस थीटा का वैल्यू 1 आ जाता है। और आर साइन थीटा का वैल्यू कितना आता है बताइए, आर साइन थीटा का वैल्यू √3 आता है। अगर आप दोनों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं, इसको और इसको स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो क्या होगा, इसको अगर इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं और स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके जोड़ते हैं तो क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब यहाँ से आर स्क्वायर को अगर कॉमन लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो ये 1 + 3 यानी 4 आ गया। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ पर आर का वैल्यू कितना आ गया, √4 यानी 2 आ गया। अब आर का ऐसे तो प्लस माइनस 2 आएगा। कोई बच्चा अगर कहता है कि -2 क्यों नहीं लिए, तो -2 इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमेशा मॉडुलस जो होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव चीज को हम लोग इग्नोर करेंगे। इसलिए आर का वैल्यू जो है हम 2 ही ले रहे हैं, -2 नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आर तो हम लोग निकाल चुके हैं। तो आर जब निकाल चुके हैं तो आप बताइए कि हमारा आर कॉस थीटा इक्वल टू 1 है। आर कॉस थीटा का वैल्यू हमारा 1 है। तो आर का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू हमारा कितना आ गया, हाफ आ गया। और यहाँ पर आर साइन थीटा का जो वैल्यू है वो हमारा कितना आया है, आर साइन थीटा का वैल्यू हमारा √3 है। तो यहाँ पर 2 साइन थीटा जो है वो √3/2 आ गया। तो यहाँ से साइन थीटा आपका √3/2 आ गया। आप देख लीजिए कि कॉस थीटा का वैल्यू हाफ है और साइन थीटा का वैल्यू √3/2 है। तो क्लियर है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है। तो हम थीटा का वैल्यू ऑब्वियसली 60 डिग्री ही लिखेंगे और 60 नहीं बल्कि इसको π/3 लिखेंगे, ठीक है। यानी थीटा हमारा निकल गया। तो अब देखिए हमारा आर का वैल्यू निकला हुआ है, थीटा का वैल्यू निकला हुआ है, ले जाकर के इसमें बैठा देंगे तो हमारा जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 × cos π/3 प्लस आई साइन π/3, ठीक है। इस तरह से हमारा आ गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखिए तो यानी हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। इस तरह के क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी पूछे गए थे एग्जाम में। अब देखिए एक दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन हम लिए थे इसमें तो हम देखे थे कि जो एंगल था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा था, लेकिन दूसरा वाला जो एग्जांपल लिए है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि इसमें हम लोग जो आर्गुमेंट देख रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है बल्कि किसी दूसरे क्वाड्रेंट में है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क भी करना है। इसमें है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर -16/1 प्लस आयोटा √3 इनटू पोलर फॉर्म। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जंबल करके दिया गया है। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और तब हम इसको कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा इस पे। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, -16/1 प्लस आयोटा √3। देखिए इस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो देखिए आपको पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लोग जनरल फॉर्म में लाते हैं तो क्या करते हैं, उसको कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं -16/1 प्लस आयोटा √3 है तो 1 माइनस आयोटा √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, ठीक है। तो अब क्या होगा, यानी -16 में माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो -16 आ जाएगा और प्लस 16 √3 आयोटा हो जाएगा, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर √3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आपका हो गया -16 प्लस 16 √3 आयोटा और यहाँ से 1 और माइनस √3 हो जाएगा, ये है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो -√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -16 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस, हाँ ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -16 प्लस 16 √3 आयोटा अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, -16/4 तो -4 और ये आपका 16/4 4 तो ये 4 √3 ऐसा आ गया। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। अब देखिए अब ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस फॉर्म में आया है -4 + 4 √3। अब इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, पोलर फॉर्म से। जब इसको कंपेयर करेंगे तो r इंटू क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस तरह से होगा। तो आप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आप कंपेयर करिएगा तो हमारा r cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4
और साइन ये आर साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 4√3। अगर स्क्वायर करके जोड़ते हैं, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, स्क्वायर करके जोड़िएगा तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। और देखिए यहाँ पर 16 आ जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ 48 आ जाएगा, तो 48 और 16 को जोड़िएगा कितना आएगा, 64 आ जाएगा, है ना। और ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू 64 आ गया, तो आर का वैल्यू यहाँ पर 8 लेंगे। ऐसे तो प्लस माइनस 8 होगा आर का वैल्यू, लेकिन माइनस वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि हमको पता है कि एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहाँ पर आर का वैल्यू हमारा 8 आ गया है, ठीक है। अब हम लोग थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको भी देख लीजिए। हम लोग यहाँ पर आर कॉस थीटा बराबर लिखते हैं -4, तो यहाँ पर आर का वैल्यू निकल चुका है 8 कॉस थीटा इक्वल टू -4, तो यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू आ गया -4/8 यानी 1/2, कॉस थीटा हमारा आ गया -1/2। और इस तरह से आर साइन थीटा का जो वैल्यू है वो हमारा है 4√3, तो यहाँ से आर का वैल्यू है 8 साइन थीटा इक्वल टू 4√3, तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू जो है 4√3/8, 2 बार में कट गया, साइन थीटा इक्वल टू √3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि पिछला क्वेश्चन जो बनाए थे उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का साइन सेम था, तो हम कहे थे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। चूंकि आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री का भी क्लास चल रहा है तो आपने पढ़ा है कि साइन थीटा पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। देखिए इस तरह से आपने ट्रिग्नोमेट्री के क्लास में पढ़ा होगा, याद कीजिए। यहाँ पर देखिए इस तरह से होता है, जिसमें आप पढ़े हैं कि ये आपका x डैश ओ x है और ये है y o y डैश। इसमें आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, है ना, यानी कॉफी में चीनी मिलाओ। तो यहाँ पर A फॉर क्या होता है, A फॉर ऑल होता है, यानी ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, लेकिन शुगर यहाँ साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, और इसमें क्या होता है टैन पॉजिटिव होता है, और इसमें क्या होता है कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। आपने ऐसा पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में। तो आप देख लीजिए कि अगर इसमें साइन पॉजिटिव होता है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, लेकिन बाकी जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इसमें नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब श्योरली जो है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा लाई करना चाहिए, यह एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का ही होगा, है ना, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होगा लेकिन कॉस थीटा क्या होगा नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब जो है आर्गुमेंट है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो हम इस थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा जो है ये आपका √3/2 है जो कि बराबर है साइन पाई बाई कितना के, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 ना, तो पाई/3 के बराबर है। तो आप इसको आप लिख सकते हैं क्या, आप पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, पढ़े हैं ना। तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई/3, तो यहाँ पर क्या होगा साइन 2π/3 आ जाएगा। तो साइन 2π/3 का वैल्यू अगर लिखेंगे तो साइन 2π/3 का वैल्यू √3 होता है, लेकिन कॉस 2π/3 का वैल्यू -1/2 होता है। तो यानी कि हमारा आर्गुमेंट थीटा का जो वैल्यू है वो 2π/3 ही होगा। तो इसलिए हमारा जो जनरल फॉर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने इस फॉर्मेट में लाया था। देखिए ये आपका फॉर्मेट था कॉम्प्लेक्स नंबर का -4 प्लस आयोटा 4√3, है ना, इसको हम लोग लाए थे। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अभी हमने कैलकुलेट किया था, इसका वैल्यू हो जाएगा r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो r का वैल्यू कितना निकला था 8, और थीटा के जगह पर 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। इस तरह से पोलर फॉर्म में आ चुका है हमारा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम आज के सेशन को कंक्लूड करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आर्गुमेंट जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमेशा यूनिक नहीं होता है। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में को टर्मिनल एंगल पढ़े होंगे, थोड़ा सा वो छूट रहा था पोर्शन, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आप पढ़े हैं कि एंगल कैसे बनता है, ये O पॉइंट है और ये A पॉइंट है, और ये O पॉइंट जो है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल लाइन, और ये इनिशियल लाइन अगर रोटेट करते करते यहाँ चला गया इस OB पोजीशन पर, ये जो लाइन है वो इसके इस वर्टेक्स के अबाउट रोटेट करके यहाँ गया,
तो यहाँ पर आप जानते हैं ना कि एंगल पॉजिटिव बनता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल बना है तो ये पॉजिटिव एंगल होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये लाइन फिर से रोटेट करते हुए फिर यहाँ पहुंचे, तब क्या होगा? तब ये एंगल जो है वो 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा। फिर एक बार रोटेट करें तब क्या होगा? तब ये एंगल 2 पाई प्लस थीटा हो गया। तो अब ये 3 पाई प्लस थीटा हो गया, क्योंकि एक रोटेशन में 2 पाई का डिस्टेंस ट्रेवल होता है, तो यह 3 पाई बाई थीटा हो गया। इसी तरह से बढ़ते जाएगा तो ये 4 पाई प्लस थीटा हो जाएगा, है ना। तो यानी कि एक बार में 2 पाई होता है, सॉरी यहाँ पर 2 पाई से 4 पाई होगा, 4 पाई से 6 पाई होगा। एक रोटेशन में 2 पाई बढ़ता है, तो 2 पाई के बाद 4 पाई और 4 पाई के बाद 6 पाई होता है। तो अगर आप थीटा निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, तो इसको आप 2 पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं और इसको 2n पाई प्लस थीटा भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है। n जो है यहाँ पर नंबर ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कितना हो बार रोटेट कर सकता है। तो यानी कहने का मतलब है कि आर्गुमेंट जो थीटा आया है उसको आप 2n पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, जहाँ थीटा बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि इंटीजर नेगेटिव भी होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव, अगर हम उल्टा रोटेट करेंगे तो ये जो 2 पाई एंगल है फिर -4 पाई हो जाएगा, फिर -6 पाई हो जाएगा, है ना, बढ़ते चला जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो n है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप देख चुके हैं कि लेकिन मेन वैल्यू जो आर्गुमेंट का होता है वो प्रिंसिपल वैल्यू होता है। तो इस तरह से आज का सेशन जो है मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ, और आज के सेशन में मैंने जो भी बतलाया है उस कॉन्सेप्ट पर आधारित एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक जो है उससे एक्सरसाइज 5.2 आप लोग बनाइएगा, जो कि आज के सेशन से के कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा, है ना। और आज के लाइव सेशन का नोट्स जो है गया गाइडेंस प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उपलब्ध होगा, जिसको आप डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। और किसी तरह का कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को बार बार देख करके कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।